साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी ओम प्रकाश, जैसलमेर से वेटरन। और आपको मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में आज का मंथन शुरू करना चाहता हूँ। फौजी आदमी था, छुट्टी घर पे गया। पिताजी को गुस्सा आया, बोला बेवकूफ़ तू फौजी है, तेरे में खोपड़ा नहीं है। था भी फौजी, खोपड़ा कहाँ मिलता। बाहर निकल गया, बाजार में गया, ये भी चिल्ला रहा कहीं खोपड़ा है, खोपड़ा खोपड़ा। तो आगे एक मुल्ला जी बैठे हुए थे, 3 खोपड़ी रखी हुई थी। इसने बोला भाई ये खोपड़ी बिका हुआ है? बोला हाँ जी है। बोले रेट क्या है? बोले ये 50,000 की, एक 25,000 की, 10,000 की है। तो बोले खोपड़ी तो एक जैसी, इसमें रेट का वेरियस कैसे क्यों है? तो उसने बताया वेरिएशन ऐसा है कि ये जो 50,000 वाली खोपड़ी है, ये है जो मतलब एक इंजीनियर की है। इसने पूरे खाके बना के पूरी ख़त्म कर दी, इसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरी एक नेताजी है, इसने है जो तकरीबन इसको भी यूज कर लिया है, बोल के ये, इसमें भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये तीसरी है, ये अभी तक मालिक के घर से जैसे ही आई है वैसे ही ये अनटच है, क्योंकि जैसे ये बालिग हुआ और फटाक से फौज में चला गया, और ये फौजी की है। तो इसकी अभी तो सील भी नहीं टूटी है, क्योंकि इसको जो कहा गया इसने किया। कहानी का मॉरल उद्देश्य ये है कि कुछ लोग हैं जो ये इस कहानी को पहचान गए कि फौजी ने अपने कभी बुद्धि को यूज लिया नहीं है, जो उसको कहा वो अपना करता गया, अपनी पूरी नौकरी करके अपने घर का है। उसने वो अपना ट्रेनिंग का वो सबक याद रखा, ओबे द ऑर्डर देन रिपोर्ट। पहले आप आदेश का पालन करो, फिर आप रिपोर्ट करो। इसको सबसे प्रथम मानते हुए लोग हैं जो आगे बढ़े और अपने अपनी मंजिलें पाई है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि इस कहानी का उद्देश्य मैंने क्यों बताया कि इसमें 3 आदमी हैं जिन्होंने इस नब्ज को पकड़ लिया है। सबसे पहला तो हमारा खुद का साहब का हरियाणा का संगठन का जो भी है हमारा, आपको पता ही है कि वो भाई साहब कपिल साहब ने अच्छी पकड़ बना रखी है कि 25 लाख को मिलने के बावजूद भी वो आदमी साबित कर रहा है कि जीरो किसी को मिला नहीं है, जबकि OROP में विसंगतियां है। दूसरी वो है प्रीमेचर की है, विधवा की है, जो भी है, डिसेबिलिटी की सब है, लेकिन नहीं मिलने वाली बात है कि जीरो ही नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला किसी को। 35 लाख माताओं बहनें फौजी सब ऐसे ही है, जबकि 80% लोगों को मिली है। क्योंकि मैंने भी अपना काम किया है कि लोगों के PPO देखे, ये देखे, वो देखे, जो भी एवरेज निकला के भी लोगों को मिला है। हाँ, विसंगतियाँ अपनी जगह पे हैं। जिनको सरकार ने, तो उनको ने नब्ज पकड़ ली कि बस इनको मिला ना मिला, इनके बीच में ऐसी फेंको गुगली कि बस इनके दिमाग से ये आउट हो जाए बस। फिर दूसरा बहुत ही बड़ा आदमी है, CCN न्यूज का दिनेश पत्रकार। उसने पकड़ लिया कि वाकई न तो ये अपने दिमाग से सोचते हैं, न अपने दिमाग को यूज करते हैं। तू जैसी फेंकेगा ये वैसे की वैसी पकड़ लेंगे, और फटाक से तो 3-4 महीने में उठा के और 1.5 लाख मेरे को व्यूवर दे देंगे, सब्सक्राइब दे देंगे, और दे भी दिया। ठीक है ना? और फिर उसने किया क्या? आपके दिमाग का ब्रेन वॉश। उसने आज तक रूलिंग गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट की क्या क्या कमियां रही हमारे OROP के अंदर, इतिहास में OROP के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अगर तूने फौजियों का सब्जेक्ट लिया है तो तेरे को हर चीज मालूम होना चाहिए। अगर रूलिंग गवर्नमेंट को तू बोल रहा है कि AFT में ये कर दिया, AFT ने ये कर दिया, AFT ने ये कर दिया। अरे भैया, AFT इज नॉट ए बॉडी ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री। वो लॉ मिनिस्ट्री की बॉडी नहीं है। जैसे हमारी कैट है, कैट लॉ मिनिस्ट्री की बॉडी है। AFT इज द मतलब इंटरनल बॉडी ऑफ द आर्मी डिफेंस, जिसमें तीनों सेनाएं आती है। वो अपना इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाई हुई है। उसको कानून मंत्रालय का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हमारी एनोमली बॉडी है ये। ठीक है ना? तो अभी जब तेरे को कुछ पता नहीं है, तू उसके ऊपर बात बोल रहा कि उसने ये कर दिया, फिसल गया तो उसको नहीं मिलेगा। अरे भारत का संविधान अभी तक पूरा जिंदा है, और हमारे ऊपर एक सिर्फ वो ही नहीं है, हमारे अपने खुद के आर्मी एक्ट है, आर्मी रूल है, डिफेंस सर्विस रूल है, हमारे तीनों के कंबाइंड।
ठीक है ना। तो क्या बकवास किए जा रहा है। एफटी के फैसलों को तो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्टों के अंदर, कमांड के, हाई कोर्टों के अंदर कमांड को बोला कि चैलेंज कीजिए, चैलेंज कर रहा है सरकार, ठीक है ना। तो एफटी के कहाँ से वो मतलब जो नियम लागू हो जाएंगे, वो डिसीजन आर्मी पे लागू कहाँ से हो जाएगा। आर्मी में जो भी लागू होगा वो जहां से होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल ब्रांच से होगा। किसी केस में अगर एफटी ने कोई चीज देखी होगी तो जजमेंट दिया होगा, लेकिन एफटी आर्मी के ऊपर कानून नहीं थोप सकती, नियम नहीं थोप सकती, ठीक है ना। जजमेंट कैसा हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या, जब तेरे को पता नहीं है तो क्यों काम बकवास कर रहा है। फिर ऊपर से मैं देख रहा हूं, कभी तो पाकिस्तान के फौजियों को ले आता मारते हुए, पुलिस को ले आता है, कभी तुम पाकिस्तान की लड़कियों का ब्रेस्ट उठाते हुए ले आता हमारे फौजियों के बीच में, ठीक है ना। कभी तुम झूठा ही लड़की को थप्पड़ मार दिया। जब मैं पूछता हूं ऐसा फालतू क्यों डाला हेडिंग, साहब वीडियो कैसे चलेगा, वीडियो कैसे उठेगा, और कर क्या रहा भाई। तेरे को तो हमने इनिशियली ये बताया था कि यार अच्छा कर रहा है और तू बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तेरे को, जब तेरा दुश्मन सिर्फ एक है इस इंडिया के अंदर, और वो है मोदी, और मोदी तेरा एक का नहीं, हम सभी का ही है, लेकिन उसके बीच में हम निकालते हैं ना कि हमारे जैसे हम फौज में या हम गाने में कैसे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सारे धर्मों में एक चीज कॉमन चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, कि नो बॉडी कैन से दैट आई एम परफेक्ट, परफेक्ट इज वन हु इज गॉड। कोई बंदा परिपूर्ण नहीं है, वो है भगवान और कोई नहीं है। ये चारों धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके बारे में आप वो ज्ञान मत दो। और जो तेरा जो डिग्निटी था वो बहुत डाउन हो चुका है, बिल्कुल ही। कभी तूने किसानों को पकड़ा, कभी तूने जय जवान जय किसान पार्टी को उसको पकड़ा। अब मुझे ये बता, ये सारे बेवकूफ बड़े वीडियो और वो लिंक कहाँ से पाकिस्तान के लेके क्यों दूसरों को भेज रहा है भैया। हमारे फोन हैक हो जाएंगे, पता नहीं तेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो बना दिया तूने, ठीक है ना। अभी एक मैंने बताया 3 आदमी, एक तो कपिल हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा आदमी कौन हो गया, हमारे एक महर्षि दुर्वासा कलयुग के पैदा हुए हैं और उनके महान भक्त है हमारे वीर सिंह साहब, हिंदुस्तान के पहले महान भक्त है। वो उनको सैनिक समस्याओं को समाधान के लिए हमारे सैनिकों के बीच में लेके आए, क्योंकि वो बोलते हैं हमारा भाई शहीद हुआ था, उसके पीछे की बैकग्राउंड मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं उनका कोई ठेस पहुँचाने की है। लेकिन मैंने जितने भी उनके भाषण सुने हैं राम मंदिर के टाइम से लेकर अभी तक, वो दुर्वासा जी से कहीं आगे है। वो तो मालिक का भला हो के कलयुग के अंदर उनका निकला हुआ मुंह का शब्द वो कभी सच होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे दुर्वासा मुनि को था कि जो मुंह से बोल दिया वो होगा, उनकी तपस्या थी। लेकिन ये दुर्वासा मुनि जी है, इनका बस यही है कि तुम बोलो कुछ भी लेकिन हो कुछ नहीं सकता है। तो दुर्वासा जी, आपने फौजियों की ऐसी तैसी करने में कुछ नहीं छोड़ी है, और आपके आसपास भी बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। विशेष तौर से मैं अभी वीर सिंह साहब को बोलूँगा, जब आपके परसों का मैंने वीडियो सुना, साहब इन्फेंट्री आरटी आर्मर्ड की नौकरी और एमईएस की नौकरी बहुत अलग होती है, ठीक है ना। आप अपने आप का जो जैकेट पहन के दिखाते हो ना, मैं ही सैनिक हूँ। आपने मुझे एक बार बोला था ना कि ओम प्रकाश साहब आपने तो वर्दी उतार दी है, आपको नहीं पता है। तो आप अभी जो वहाँ पे सिविल ड्रेस पहन के आपने एमईएस में नौकरी की, अभी डगली ये पहन के ना, ये डगली बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, ये जो जैकेट पहन के टोपी पहन के अब आप उनके शौक पूरे कर रहे हो। आप अपना अगर एक मिशन पकड़ा है तो क्या उस मिशन को शांति के साथ में नहीं चला सकते। किसी को टारगेट करना, आपको कब राठौड़ साहब ने बोला कि मैं बीजेपी का भगत हूं, ये शब्द यूज किया राठौड़ साहब ने कि मैं बीजेपी का भगत हूं या मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं। उन्होंने आपको एक आईना दिखाया, टोटल मंसूबे बताए कि आपके सैनिकों के मंसूबे क्या है। मैं जयपुर में बैठा हूं, मैं अगर संस्था चलाता हूं, लोगों में जाता हूं आता हूं, तो उनका मनोदशा क्या है वो आपके साथ में हमने रखी गई, और रखी तो आपके भले के लिए रखी गई।
बदनाम मत करो किसी को भी, सबको मत समझो। क्यों कि अब इन तीनों को बाद में मैं आपको पकड़ता हूं कि आप हो पूंछ पकड़, कहीं से भी आपको पूंछ में पकड़ आ जाए, फिर उसकी ऐसी तैसी करनी देखी जाएगी। क्योंकि आपके भी दुश्मन सिर्फ एक ही है, मोदी जी की कैबिनेट। अरे वो तो हमारे भी तो दुश्मन है, लेकिन एक हमने वर्दी पहनी है तो कम से कम क्या हम देश के चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री या देश का राष्ट्रपति या कोई देश के हमारे महामंडलेश्वर या कोई कैसे भी हो, कोई भी हो यार, उन महानुभावों की इज्जत करना तो हमारा फर्ज बनता ना, हम उनको लाइक करें या ना करें। आप राजपूत हो, ठीक है ना, अभी राजपूतों के कितने आंदोलन हुए, कौन से आंदोलन को आपने जाके वो किया? क्योंकि आप सैनिक हो इसलिए आप कास्टिज्म को नहीं मानते हो, ये आपकी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पेंशन आने के बाद में हमारे यहाँ पे लोग कास्टिज्म को भी मानते हैं, क्योंकि अगर उनके चरित्र के खिलाफ बोला गया, उनकी औरतों के खिलाफ बोला गया तो मर्दों को बाहर आना पड़ा और औरतों को भी आना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं साहब, आप अपनी पार्टी को संभालिए, अच्छी तरह से संभालिए और जरूर 2-4 को लाके संसद में घुसाइए और आप भी वाराणसी से जीत के आइए, ठीक है ना। लेकिन कृपया करके पूरे सैनिक समाज को एक नजर से देखने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना, मत करिए, ये आपके लिए बहुत हानि होगा। क्यों कि बात तो हमारी भी तो है, हम भी तो लड़ रहे हैं, उसी से लड़ रहे हैं। और क्या नहीं झुकाना, हमारा तो 23 जुलाई को झुकाए थे गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारे साथी अगर मान जाते कि हाँ ठीक है, अगर मैसेज आ रहा है तो चलो, क्यों नहीं चले? ये साहब का के नहीं चले तो चला गया मौका आज से। जब एक सांसद को डिटेल कर दिया गवर्नमेंट ने, इनसे नेगोशिएट करो, तो फिर क्या रह गया था पीछे? किसको पता नहीं है। और आप कभी दूसरी गवर्नमेंट का भी नाम लेते हो, इतिहास लेते हो, आपके अपने ओआरपी का इतिहास क्या है? 1964 का जो हमारा पेंशन एक्ट है वो किससे चलता था? हमारी पेंशनें कैसे मतलब उस टाइम निर्धारित होती थी? उस टाइम में, उस टाइम पे फैक्टर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम ये ओआरओपी ही थी। और हम सैनिकों को 2.4% सिविलियन एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा मिलता था, इसलिए हमारी पेंशन 70% होती थी, ठीक है ना। कभी कुछ पार्टी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, उनके पीछे फैक्ट भी तो रखो ना, पढ़ो ना पीछे जाके थोड़ा सा। और वो कैसे 73 में चेंज हुई, कैसे बाद में हुई, कैसे 13 का लेटर है, कैसे 14 का, कैसे 15 में मोदी जी ने चेंज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर ये बोलते हैं कि 400 सीटें आएगी और अगर 400 सीटें नहीं आती है तो अब आपको ये निष्कर्ष निकालना है पूरे सैनिकों को कि ये सिर्फ 2 की वजह से, एक तो सैनिकों की नाराजगी भारी पड़ी गवर्नमेंट के ऊपर और दूसरी पड़ी राजपूत कौम की, ठीक है ना। ये 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगी तो हो सकता है कि इनको अपनी मेजोरिटी पूरी जैसा चाहते हैं 400 सीट न मिले, अपने आप अक्ल आ जाएगी। आपको कल मैंने उदाहरण दिया कैसे बीच में पे कमीशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया और कैसे मतलब एक गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने डायरेक्ट वित्त मंत्रालय को 8th पे कमीशन को रिकमेंड करके और लिखा कि आप इसको है जो शुरू कीजिए, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, कौन? सेक्रेटरी भारत सरकार, उसने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। तो साहब जब पता नहीं है, और दूसरा बाबा जी को बोलता हूं, दुर्वासा जी, आपने लास्ट में ऐसे कैसे बोल दिया कि बाढ़ में जाए देश? तू इस देश का है, बाढ़ में जाए सैनिक, तेरे को पता है? और ये अभी इसका भी मैं पीछे अभी अपेंडिक्स डाल रहा हूं साथियों, सारे अपेंडिक्स भी देखना पीछे कि ये नौटंकी कैसे करते हैं। ये सोशल मीडिया में सिर्फ एक चल रही है कंपटीशन, सब्सक्राइबर व्यूअर, और किसी को पता नहीं है तो अर्निंग ऑफ द मनी फ्रॉम यूट्यूब
पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए और आपको सब पता चल जाएगा कि गेम और खेला क्या है। आपको व्यूवर कहां से मिलेंगे? गवर्नमेंट के अपोजिशन से, सपोर्टिंग से नहीं मिलेगा। ठीक है ना? वो फौजी को फौजी नहीं मानता है। फिर मोदी जी ने सेना को कमजोर कर दिया। और फिर कर दिया होगा, जो सैनिक पुराने हैं या जो अभी करके आ रहे हैं, आज जवान के पास में ट्रिगर के अंदर उंगली डालने के लिए दिल्ली से ऑर्डर नहीं चाहिए, कभी भी ट्रिगर डाल सकता है। अगर वो एम्बुश में गया हुआ है तो उसको सामने दिखाई देना चाहिए और ट्रिगर दबा देगा, लाखों राउंड फायर कर देगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यही हमने इसकी पहले एक्सेस फायरिंग की, मैं एज ए अम्युनिशन टेक्नीशियन हमने यूनिटों की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है कि आपने फायर किया तो कहाँ किया, किस जगह किया, कौन से थ्रेड के सामने किया, कब हुआ था, कौन सी डेट थी, कौन सी तारीख थी और कौन सा समय था, कौन सी पोस्ट थी सामने। ये हमने फर्स्ट लाइन अम्युनिशन जो ये खर्च करते थे, इन्फेंट्री, आरटी, आर्मर्ड। क्या साहब बात कर रहे हो? आज उनको इतना फ्रीडम दे रखा है, फायर दिल्ली से नहीं पूछना है, सिर्फ डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, बस वो काफी है, वो काफी है। तो जब पूरी सत्ता अभी किसके पास में, चीफ को भी ना देखे, जो चीफ ने या लेफ्टिनेंट जनरल ने रिकमेंड कर दिया कि हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ये जनरल साहब होगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल, उसके पास में सारी वॉर की शक्ति है। जब पता नहीं है तो मत बोला करो, और ऐसे ढोंगियों को दोबारा कभी वीडियो में दिखा मत देना। कोई सिरपरा फौजी आके वहां पे इलाज कर देगा, जो साथ देश को भी बोलता है देश जाए भाड़ में, सैनिक जाए, ये वो तो पता कितना चाहिए फौज के बारे में? कभी किसी ने रिसर्च किया डीआरडीओ के बारे में? किसी ने रिसर्च किया कि हमारा अभी जो भी, चलो कुछ भी है, बजट कितना खर्च हो रहा है डिफेंस के ऊपर? चाहे उधार लेके करे, चाहे कहीं से भी करे, लेकिन हो तो रहा है ना। अरे पटका झटका, कारगिल की लड़ाई भी देखी नहीं क्या आपने? जब हमारे जवानों के पेट के अंदर ये चीज निकली थी, घास निकला था, और बेनजीर भुट्टो ने उस टाइम में उसके ऊपर एक आर्टिकल दिया था, इंडिया टुडे के अंदर वो छपा था। विश्व में कितनी, इंडिया टुडे नहीं छापा था उसको। ठीक है ना? ये हमारी कमजोरी थी, हमारे बंदे घास खा के भी लड़ना जानते हैं। इसलिए सैनिक को पहले देश चाहिए, बाद में पेंशन चाहिए, या बाद में अपनी सुरक्षा चाहिए। सैनिक के बारे में बोलने से पहले मैं विशेष तौर से मेरे भाई कपिल को भी बोलना चाहूँगा, ये तू साइकिल फाइकिल वाले, ये दूध वाले, टंकी वाले, ये व्हाट्सएप अंकल वाले छोड़ दे। ठीक है ना? तेरे को मिलना कुछ नहीं इसके अंदर। यही मैं दिनेश को बोल रहा हूँ, लाइन पे आ जा। ये ब्रस्ट उठा के दिखाने वाली हम लोग वो नहीं है। ठीक है ना? इसलिए वो पॉर्न वाली साइड में घुस जा, सैनिकों को छोड़ दे, मत कर इनको। और बाबा जी आप तो पहाड़ों में चलिए, यहाँ सैनिकों के बीच में जगह नहीं है, और साहब संभलती है तो 1-2 सीट लाके वीर सिंह जी भेज दीजिए वहाँ पे, नहीं तो खुद वाराणसी से लड़ी रहे और आप जीत के जाओगे। इसलिए भाइयों मैं इतना ही कहूँगा, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश से प्रेम करो, एकता रखो, एकता के साथ अपनी सरकार से लड़ो और सिद्धांतों के साथ में लड़ो। आपका हक कहीं भी नहीं जाएगा, आपका अपना हक मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कोई माई का लाभ खा नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट ये हो चाहे वो हो। हमें किसी गवर्नमेंट से आज तक मतलब रहा नहीं है, हमें मतलब रहा है अपने टारगेट से। जय हिंद, जय भारत। ओ मेरे प्यारे मोदी ओए, ओ मेरे अच्छे मोदी ओए, ओ मेरे सच्चे मोदी ओए, देशभक्त मोदी, श्री श्री मोदी, 1008 मोदी, मोदी मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे धन्य हो मोदी जी आप, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कितना बड़ा काम आप करते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं। अरे मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, इतना बड़ा काम करा आपने, मैं सोच भी नहीं सकता था सपने में। सेना को, वही भारतीय सेना को आपने कितना मजबूत बनाया है, कितना बलशाली बना दिया सेना को। सच में एक एक जवान आज हमारा
चाइना को भगाने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। ये सिर्फ आपकी वजह से। अगर चाइना घुस रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी को कि ये प्रधान है कौन, क्योंकि अब जो चीज चलेंगी, हमने बहुत सारी चीज अपने घर की भी सफाई करनी पड़ेगी। यही वो प्रधान है जो तुम्हारे से दरी कुर्सी बिछवाई इन्होंने, ले जाके फलाने की दरी कुर्सी, और वहां से ये इतने पैसे उठा के लेके आते थे। जंतर मंतर पे 2015 में आंदोलन चला, उसमें हमारा एक जज्जर का कौन है, ऑनरेडी कैप्टन, दो चेहरा के मैं नाम जानता हूं, एक गुरदासपुर का। ये है आधुनिक युग के कलयुग के महर्षि दुर्वासा जी, जो आज इस सेना को पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। और फिर सेना के सुदर्शन चक्र इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं है। और बाकी इनके बहुत अच्छे वचन रहे कल के, और इनका वीडियो बहुत देखा। लेकिन पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमारे अजमेर के बहुत ही अच्छे और होनहार आदमी है, और बहुत ही मतलब बुद्धिमान, ठीक है ना। इसलिए बाबा जी अब आप तो हिमालय चलिए। अब ये मेरे भाई साहब है, आप देखो कि सब जगह लाइन लगा दिया ना, काला लगा दिया, और हेडिंग में क्या दे रहेगा, लॉजिक गजब, अप्रैल की पेंशन 28 से स्पर्श करेगा भुगतान। अच्छा दिया आपने, बहुत बढ़िया दिया। लेकिन डेट के ऊपर आपने क्यों वो काला मारा? क्योंकि हम सभी का जो मैसेज आया है वो तो सारा 30 को क्रेडिट होगा। हाँ, इसमें ये सही लिखा है, हमारे पास भी आया है, जो पेंशन जिसकी जितनी है वो क्रेडिट होगी, लिखा है पेंशन विल बी क्रेडिट, विल बी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी भाई साहब 28 को दिला रहे हैं आपको। और हमारे जैसे लोगों के है जब अंधभक्त, तो साहब के भी बहुत अंधभक्त है, और वो उनको भी सबको 28 को मिल गई होगी, और जिनको मिल गई उनको मुबारक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, ये एक वीडियो है मोहन रंजन जी का। पूर्व सैनिकों ने कहा OROP का फ़ायदा सिर्फ अफसर को हुआ, बाकी किसी को नहीं। और इस वीडियो में इन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो कुछ भी हुए हैं, कहीं से कुछ भी हुआ है, इन्होंने ये कंक्लूजन किया कि 4 से 5 लाख लोग हैं हिंदुस्तान में जो एक्टिव है, वही सोशल मीडिया पे है, वही आंदोलन में है, वही रैलियों में है, वही सब कुछ है, और वही बंदे जहाँ कहीं भी है संगठनों में है। यानी कि उससे ज़्यादा लोग न तो जागरूक है और न उनको इस OROP से मतलब है। ये मोहन रंजन जी ने बहुत ही पते की बात कही जो सही है, और इस आंकलन के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और उन्होंने साथ में एक धमाकेदार न्यूज़ ये भी दी है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने कपिल सैलानी को चैलेंज किया है कि जो वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो बोले मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ। और अभी वहाँ से बाबा जी भी लड़ रहे हैं जो उनके साथ में हैं, वहाँ से अपने प्रकट साहब भी लड़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तादाद में सैनिक है जो अभी वाराणसी में मोदी जी के सामने उतर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि OROP 2 की जो भी विसंगतियाँ रही हो वो ठीक हो ही जाएंगी, और ये अच्छी बात है। अब इसके साथ में हमारे कपिल ने भी अपना बहुत ही एक्टिव होते हुए एक बहुत ही अच्छा गुड गवर्नेंस वाला वीडियो डाला है कि भी रिटायरमेंट होने के बाद तो मतलब कोई भी CDS बन सकता है, वो खुद भी बन सकता है। उन्होंने ये बात बोली है, और साथ में ये मांग रखी कि भी हमें CDS बनने का, हमें भी आफ्टर रिटायरमेंट मौका मिलना चाहिए। कि रिटायरमेंट के बाद में तो कुछ होता ही नहीं है, ना कोई रैंक है ना कुछ और है, मतलब रिटायरमेंट के बाद में सब इक्वल है और कुछ ऐसा नहीं है। और कपिल सैलानी खुद CDS क्यों नहीं बन सकता, तो इस तरह के वीडियो भी उन्होंने बनाए। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि आफ्टर रिटायरमेंट जो रैंक का डेजिग्नेशन है वो मरने के बाद में भी आपके पत्नी के साथ में लगता है। बेशक आप लेट लगता है, लेकिन आपकी रैंक फिर भी आपकी पत्नी जब तक जीवित रहेगी तब तक रहेगा, आगे तक भी रहेगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। चलो, ये भी अच्छी बात है, CDS बने और बनना भी चाहिए। अगर सही कहीं से प्रोसेस होता है तो वो काबिल है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भी सब सैनिकों को सब कुछ मिल चुका है अभी, और आप लोग है जो
जीत किसको कहते हैं, तो भाई कपिल, आज से हम आपकी जीत को ही जीत कहेंगे, बाकी किसी की जीत को जीत नहीं कहेंगे। क्योंकि मैं कुछ भी हो आपका वीडियो देखता हूँ, लोग आपके वीडियो को भले नफरत करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैंने आपका वीडियो अभी भी देखना नहीं छोड़ा। अगर मेरा वीडियो आपको मिल जाता है या कोई दे देता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे आपकी भाषा, आपका व्यवहार जो हमारे बीच में है वो तो है ही है, बाकी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप CDS के काबिल हो। मैं चाहूँगा मालिक से, गवर्नमेंट से, और अपील करूँगा कि कोई भी ऐसा नया कानून लगा के भी आपको CDS बनाया जाए। तो ये थी कुल मिला के अपनी ये कुछ खबरें जो मैं आप तक पहुंचाया है इस मंथन सेक्शन के अंदर। मेरे पास में जब कोई खबर आती है, एंथेटिंग होती है, ठीक है ना, तो मैं ये जो आपको कोई भी आदमी कमेंट्स के अंदर कोई भी अथॉरिटी चाहिए तो अथॉरिटी पूछ सकता है, मैं उसको अथॉरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मंथन करके बोलता हूँ। तो मंथन का मतलब ये होता है कि जो मेरे पास में आया है एविडेंसली मैं बात कर रहा हूँ, और इस बंदे ने इस चीज़ को किया है। लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, और आप है जो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और आगे लोगों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद में।